नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय। कुल 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जानना है कि समाजशास्त्र कहते किसको हैं, समाजशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है, इसके प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और समाजशास्त्र की वर्तमान समय में क्या महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में आप पहले यूनिट में ही पढ़ेंगे। इसके बाद समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में भी आप पहले यूनिट में ही पढ़ेंगे। फिर समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के बारे में पढ़ेंगे। मानविकी अभिमुखन से आशय होता है कि कोई घटना है उसका सिर्फ आंकड़ों के रूप में महत्व नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र में उस घटना को मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपना करके समझा जाएगा। उसमें जो है समझ पर जोर दिया जाएगा, मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। उसी को समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको पहले यूनिट में ही पढ़ना है। फिर एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ना है। आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से विकसित होते हुए यह आज के अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में भी आप पहले यूनिट में ही पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का किस प्रकार का संबंध है, उसके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का संबंध किस प्रकार का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप दूसरे यूनिट में ही पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे समाज के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले कि समाज कहते किसको हैं, समाज की विशेषता क्या क्या होती है। उसी प्रकार से समुदाय किसको कहा जाता है, समुदाय में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। समिति किसको कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। संस्था क्या होता है, संस्था में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। सामाजिक समूह के बारे में भी आपको तीसरे यूनिट में ही पढ़ना है। आपको मानव समाज और पशु समाज के बारे में भी तीसरे यूनिट में पढ़ना है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर मानव समाज की क्या विशेषता होती है और पशु समाज की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में भी आपको तीसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे परिवार हो गया, आप पढ़ेंगे कि परिवार कहते किसको हैं, परिवार की विशेषता क्या होती हैं, परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और परिवार में वर्तमान समय में उसके संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि नातेदारी क्या होता है, नातेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विवाह के बारे में पढ़ेंगे कि विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विवाह कहते किसको हैं, विवाह का महत्व क्या है। फिर शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। राज्य और धर्म का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको चौथे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आपको संस्कृति और सभ्यता के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, इन दोनों की विशेषता क्या है, इन दोनों का अंतर संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुलवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में पढ़ना है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पांचवें यूनिट में ही पढ़ना है। अब यहाँ पर जो हरे रंग का मैंने कलर किया हुआ है, ये स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति टॉपिक है, तो संस्कृति पे जो सवाल पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। आपसे बार बार संस्कृति का अर्थ और विशेषता पूछा जाता है। संस्कृति के कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। संस्कृति के कार्यों के बारे में पूछा जाता है। और भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो इसको जरूर पढ़ करके आप जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं।
छठवें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जो हैं इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। जैसे सहयोग क्या होता है, सहयोग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, संघर्ष क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, संस्कृतिकरण क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है कार्य करते हैं, इनका महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से आप छठवें यूनिट में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक संरचना, स्थिति जिसको परिस्थिति भी कहा जाता है, और भूमिका के बारे में पढ़ना है कि भूमिका क्या है, परिस्थिति और भूमिका में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी आप सातवें यूनिट में ही पढ़ेंगे। फिर मानदंड क्या होता है, लोकाचार क्या होता है। बहुत बार टिप्पणी लिखने के लिए जो आता है 50-50 शब्दों में, कहीं 75 शब्द में, कहीं 100 शब्दों में, उसमें परिस्थिति पर टिप्पणी लिखना होता है, भूमिका पर लिखना होता है, मानदंड पर लिखना होता है, लोकाचार पर लिखना होता है। तो इसको जरूर पढ़ करके आप जाइएगा। उसी प्रकार से रीति रिवाज, प्रतिबंध और मूल्य, इन सभी के बारे में आपको सातवें यूनिट में पढ़ना है। अब आठवां यूनिट देख लेते हैं। आठवें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, उसके अर्थ क्या होता है, रूप कौन कौन से हैं, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या होता है। उसी प्रकार से सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ना है। सामाजिक गतिशीलता कहते किसको है, उसके अर्थ के बारे में जानना है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।